और कुछ करने का सिर्फ हर शहर की पहचान सिर्फ उसकी सड़कों, इमारतों या उसकी फैक्ट्रियों से नहीं होती। उस शहर की पहचान बनाते हैं वहाँ के लोग, उनकी सोच, उनका सफ़र और उनका अंदाज़।
और लुधियाना ऐसा शहर है जहाँ हर गली की एक कहानी अलग है। ऐसा शहर जहाँ लोग सिर्फ बिज़नेस नहीं बनाते, विरासत बनाते हैं। और आप देख रहे हैं लुधियाना लेजेंड्स। ऐसे हम एक ऐसा पॉडकास्ट सीरीज़ बना रहे हैं जहाँ हम मिलेंगे उन लोगों से जिन्होंने अपना काम, अपनी सोच और अपना सफ़र लुधियाना के लोगों तक पहुँचाया। मनीत सिंह एक ऐसा नाम है जिसने अपना पहचान डिजिटल मार्केट में इस तरीके से बनाया है कि आज लोगों तक उनकी आवाज़ के ज़रिए हम सारी न्यूज़ सुनते हैं। आज हमारे पहले गेस्ट इस पॉडकास्ट लेजेंड सीरीज़ में मिस्टर मनीत सिंह, हम उनका वेलकम करते हैं। सत श्री अकाल मनीत जी, क्या हाल चाल है? सत श्री अकाल जी, थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन आपने दी है। आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट इंट्रोडक्शंस एवर है मेरे लिए। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। इंटरव्यू हमेशा मैं लेता हूँ, तो आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो या मेरे से बातचीत कर रहे हो। थैंक यू सो मच वंदना। क्योंकि मैंने ये सोचा कि हम लोग जैसे आप सबके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, तो ऐसे ही बैठे बैठे दिमाग में एक आया विचार कि जो इंसान सब लोगों के इंटरव्यू लेता है, हम उनके पीछे का सच देखें कि वो कैसे इस लाइन में आए, कैसे उन्होंने सोचा कि मैं लुधियाना की आवाज़ बन सकता हूँ, कैसे उन्होंने ये सोचा कि वो लुधियाना में हर चीज़ को बहुत बारीकी से सर्च करते हैं, फिर लोगों तक पहुँचाते हैं। और मैंने कई चीज़ें देखी हैं, कई लोग अवेयर नहीं होते किसी भी चीज़ से, किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट से, और आप एकदम से क्लिक कर देते हो और इंस्टा सब देख रहे हैं, तो न्यूज़ चैनल का मतलब मनीत सिंह हो गया हुआ लुधियाना में। तो बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हो। मुझे लगता नहीं कि शायद लुधियाना लेजेंड्स जो आपने नाम रखा है उतना तो शायद मैं डिज़र्व नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेजेंड्स हमारे लुधियाना के बहुत बहुत बड़े लोग हैं। दिलजीत हैं, धर्मिंदर हैं। आज मैं सुबह पद्मश्री या पद्म विभूषण मिस्टर पावा से मिला, तो वो लोग हैं लेजेंड्स। पर आपने लेजेंड सीरीज़ में मुझे इंक्लूड किया, आई थिंक यही मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और बारीकी और ना बारीकी, आई थिंक ये चीज़ें बस क्योंकि इंटरेस्ट है और कुछ करने का सिर्फ लुधियाना के लिए नहीं, अपने लिए करने का सोचा था। तो उसके साथ साथ क्योंकि लुधियाना से प्यार बहुत था, तो किया अपने लिए ही था। इस बीच में साथ में सोसाइटी लोगों के लिए भी कुछ बन गया, होपफुली आई थिंक। सो आई थिंक ऐसे ही स्टार्ट हुआ। नहीं, पर जैसे आपने भी बोला कि आपका नाम लेजेंड्स में नहीं है अभी, बट मैं एक मार्क दे रही हूँ यहाँ पे कि बहुत बड़ी बात बोली है आपने। क्योंकि जो जनरेशन है, जिस जनरेशन पे आपने स्टार्ट करा है और जो आपके बैक वाली जनरेशन है, उनके लिए आप लेजेंड हैं। अच्छा जैसे धर्मेंद्र जी हैं, हमारे लिए वो लेजेंड हैं। हाँ। पर एक बोलते हैं ना कि लाइफ का सर्कल है, तो दैट्स वाई मैंने आपको उस लेजेंड वाली सीरीज़ में इंक्लूड करा। मैं लुधियाना के उन दिग्गजों को इस प्लेटफॉर्म पे देखना चाहूँगी जिन्होंने लुधियाना के लिए कुछ करा है। अरे अगर आप ऐसा सोचते हैं कि लुधियाना के लिए हमने कुछ करा है, तो ये मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ी बात है। बहुत छोटा सा एफर्ट है हमारा, लुधियाना के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत कुछ किया है। और क्योंकि एंटरप्रेन्योर बहुत है यहाँ पे, हम देखते हैं लुधियाना कैसे ग्रो किया। एक ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है लुधियाना की। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा। आई थिंक जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो लुधियाना आई थिंक पंजाब के टॉप 10 सिटीज़ में भी शायद नहीं था। लुधियाना से बहुत बड़े शहर माने जाते थे, अमृतसर, जालंधर, पटियाला, बठिंडा, ये जो आप सारे नाम सुनते हैं ना, ये लुधियाना से बहुत बड़े शहर माने जाते थे। और ऑर्गेनिकली, विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट, विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, लुधियाना ऑर्गेनिकली ग्रो करा। ये स्पिरिट ऑफ द पीपल थी। जो लोग कुछ करना चाहते थे आज़ादी के बाद, जो विस्थापित हुए थे, काफ़ी लोग बॉर्डर अमृतसर में रहते थे, तो अमृतसर छोड़ के लुधियाना आए थे, क्योंकि बॉर्डर पे हमेशा एक वल्नरेबिलिटी रहती है। अगर शायद पार्टीशन ना होती तो अमृतसर जो है दिल्ली के बाद सबसे बड़ा शहर होता, या लुधियाना, लाहौर, अमृतसर एक क्लस्टर होता। ये जो पार्टीशन हुई तो उसका फ़ायदा अमृतसर से, लाहौर से, पाकिस्तान से काफ़ी लोग बिज़नेस करने यहाँ पर आए। बड़े बड़े नाम हैं, जैसे क्रेमिका वाले हैं, A1 वाले हैं, हीरो वाले हैं। इन्होंने आके लुधियाना को एक बिज़नेस माइंड दिया, बिज़नेस स्पिरिट दी, और ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई लुधियाना की। और लुधियाना उनके करके बना, और हम भी छोटा सा एक पार्ट है उसी शहर का। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे आपने अभी बोला कि छोटे शहर हैं लुधियाना। मेरे को याद है कभी जब हम छोटे होते थे, जैसे
हम दिल्ली जाते थे या कहीं जाते थे तो सब बोलते थे कि न्यूज़ में नाम आता था, आज दिल्ली में ये हुआ, आज यहाँ ये। तो मैं काफ़ी क्यूरियस होती थी, मम्मा हम क्या इतने छोटे शहर में रहते हैं कि लुधियाना का नाम कहीं आता ही नहीं। पर आज मैं जब लुधियाना का नाम अपने न्यूज़ में सुनती हूँ या किसी ऐसी पर्सनालिटी से सुनती हूँ जिसे लोग देखते हैं, लाइक हमारे हिंदी मूवीज़ में भी लुधियाना का नाम बड़े ज़ोरों शोरों से लिया जाता है। लुधियाना और पंजाब का नाम बहुत ज़ोरों शोरों से लिया जाता है, और यहाँ से भी हमने बहुत सारे स्टार्स दिए हैं अपने बॉलीवुड को भी, हॉलीवुड में हमने दिए हैं अपने स्टार्स। तो मुझे लगता है, चलिए आज आपके लिए स्पेशल ये शाम रखी है। तो हम जानना चाहते हैं कि मनीत, आप इस लाइन में जैसे आए तो हम थोड़ा आपके बचपन के बारे में जानेंगे इसमें, कि आपका बचपन कैसा था, आपकी स्कूलिंग कैसी थी, और आपका क्या सीन रहा कि आप इस लाइन में आए। आज हम थोड़े आपसे पर्सनल क्वेश्चन करेंगे। होपफुली आप बहुत तरीके से, आप मुझे पता है आप उसमें कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, बहुत सच बताएंगे कि नहीं, मैं सच ही आपका बोलता हूँ। बचपन कैसा रहा। बचपन मेरा आई थिंक बहुत अच्छा रहा, मुझे बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं। हालांकि आई वॉज अ वेरी वेरी शाय पर्सन, मैं बहुत एक शर्मीला लड़का था, और अक्सर मुझे अपने स्कूल में मेरी टीचर डायरी में नोट्स देती थी कि ही इज़ वेरी शाय, ऑल्दो आई वॉज इंटेलिजेंट। आई थिंक मेरा ज़्यादातर, मैं टॉप 5 to 10 स्टूडेंट्स में हमेशा रहता था, क्लास में 3rd भी आया 2-3 बार। सो मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, पर टीचर्स की हमेशा कंप्लेंट रहती थी ही इज़ वेरी शाय। मैं कभी किसी से बात नहीं कर पाता था, मतलब ज़्यादा। कोई एक ऐसी बात जो आपके बचपन के साथ जुड़ी हो, जिसे आप अकेले बैठ के आज भी कई बार सोचते हैं और वो मन में गुदगुदी सी आ जाती है, कोई ऐसा इंटेंस कुछ आपके साथ? आई थिंक स्कूल के बहुत इंसिडेंट्स हैं, घर के। मुझे याद है मैं लवडेल स्कूल में पढ़ा था, सराबा नगर में ही है, सराबा नगर में मेरा घर है। तो वहाँ से एक बार रिक्शा में आते होते मैं गिर गया था, तो मेरे चिन पे लगी थी वो। मेरे को आई थिंक सब कॉन्शियस माइंड में मुझे याद है, आई थिंक मैं 4 साल का होऊंगा शायद, पर वो इमेज याद है कि मैं घर आने के लिए इतना एक्साइटेड था कि वो रिक्शा बग्गी होती थी, मैं भागा घर के अंदर आने के लिए, और आई थिंक मैं गिर गया, स्लिप कर गया, और यहाँ पर मुझे चिन पे लगी और ब्लड आने लग गया। तो वो मुझे एक याद है, फर्स्ट मेमोरी आई थिंक अगर मैं याद करूँ वो याद है। स्कूल की तो बहुत सारी अनगिनत मेमोरीज हैं जहाँ हम टीचर से कई बार मार भी पड़ती थी। ये हालांकि मैं बोलता नहीं था, लेकिन कई बारी जब एक ग्रुप में शरारतें चल रही होती थी तो हम भी बीच में पार्ट बन जाते थे, पार्टिसिपेट कर लेते तो थे। अगर 5-6 लोगों को छड़ी पड़ रही होती तो हम भी उसमें बीच में कई बार हो जाते थे। तो ऐसी बहुत सारी स्कूल की यादें हैं। खाने पीने की जो चीज़ें मिलती थी, समोसे, टोस्ट मिलते थे हमारे स्कूल के, जो आज वैसा टेस्ट कहीं नहीं मिलता, पानी आ जाता है। तो वैसा टोस्ट मैं गलत नहीं हूँ, लवडेल स्कूल स्कंद मैडम का था। यस, सिकंद मैम का था लवडेल स्कूल। अच्छा, आपको याद है, बहुत बड़ी बात है। तो लवडेल में पढ़ता था मैं, उसके बाद सेक्रेड हार्ट बॉयज स्कूल, पहले चर्च से स्टार्ट हुआ था, सराबा नगर में हम चर्च में जाते थे, देन BRS नगर में वो जो कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ से हमने पढ़ाई स्टार्ट की, क्योंकि हमारा बॉयज स्कूल था तो वैसे ही मैं शायद था, और आई थिंक हमारा 3rd 4th बैच था, तो स्कूल भी नया था, हम भी यंग थे, तो स्कूल ने हमारे लिए आई थिंक स्पेशल ट्रीटमेंट करा, या जो टीचर्स थे उस टाइम पे हमारे, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, उनको कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छी हमें शिक्षा दी, पढ़ाई कराई। आई थिंक हमें लैंग्वेजेस भी बहुत अच्छी सिखाई, हमारा जो भी चीज़ें थी, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल था उस समय, जो मुझे लगता है आज भी फाइन ही है वो, आज भी। Absolute. आज भी लुधियाना पीपल ज़्यादा ट्राई करते हैं कि हमें सेक्रेड हार्ट में ही एडमिशन। हाँ, ऑप्शंस बहुत सारे आ गए, पर आई थिंक स्टिल इट्स इन द टॉप 5, तो होगा ही ज़रूर। ओके, तो आपके स्कूल की कोई एक ऐसी घटना कह दें जो अभी तक आपको याद आती है और लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, अगर ऐसा होता तो मैं वहाँ पे ऐसा रिएक्ट कर लेता? नहीं, ऐसा वैसा तो कुछ नहीं है। एक घटना मुझे याद है कि ऐसा वैसा तो रहता है कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं सबके साथ ही रहता है कुछ। देखो, ग्रुप में ही काफी, आपने अपने घर पे आके पूरी तरीके से ना बताई हो और उसे मैनिपुलेट करके घर पे ऐसे सर्व कराओ। वो डायरी नोट्स तो देखो सबको मिलते थे। कई बार क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया मैं टीचर से ज़्यादा मेरा
वार्तालाप नहीं होता पर ग्रुप में हम कोई ना कोई शरारत कर लेते थे। आई थिंक हमारे ग्रुप में काफ़ी बार ऐसा होता था, 2-3 जो शरारती लड़के होते थे उनके साथ हम भी ग्रुप में कई बार 7-8 लड़के हो जाते थे। तो कई बार क्या होता था, जैसे हम क्लास अगर जैसे ब्रेक है तो कई बार शायद हमारे क्लास के स्टूडेंट्स ने या अगली क्लास वालों ने डेस्क उल्टे कर दिए पूरी क्लास के। तो जैसे टीचर उस तरफ फेस करता है तो उन्होंने डेस्क बिल्कुल उल्टे कर दिए और ये अफवाह एक ग्रेपवाइन कर दी कि स्कूल में भूत है, बच्चों में फैला दिया। ऑब्वियसली टीचर्स को पता कोई भूत नहीं है, पर बच्चों में एक डर फैला दिया कि ये यहाँ पर ना भूत आ गया है। सो उसके बाद बहुत सारी जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत गुस्सा आया, सबको पनिशमेंट मिली। तो उसमें मैं इन्वॉल्व था, हालांकि मेरा नाम नहीं आया, पर बच्चों के साथ ये शरारतें ऐसी छोटी मोटी, बच्चों के टिफ़िन खा लेना, या मेरा टिफ़िन लोग बहुत खा जाते थे। आई रिमेंबर कि रिसेस में अगर आपका टिफ़िन बचाना एक जद्दोजहद होती थी। या तो कोई मेरा टिफ़िन खा लेगा या आप किसी का टिफ़िन खा लोगे। तो ये मेमोरीज़ हैं, क्योंकि मैगी मेरे घर में काफ़ी बार ना मैं मदर को बोलता हूँ मैगी बना के दो। पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लगती थी उस टाइम पे। जंक फूड है, आज भी सबके लिए फेवरेट है मैगी। तो जब मैगी बनती थी वो इतनी टेस्टी बनाते थे मेरे मदर कि एक स्मेल है ना वो पहले आ जाती थी और मेरा टिफ़िन सारे खा लेते थे। एक बार ही क्या हुआ, मेरे किसी ने मैगी खा ली और मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं रिसेस में खाऊंगा। मैंने जब अपना टिफ़िन खोला वो गायब थी, उसमें कुछ नहीं था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो भूत आ गया। भूत आ गया। तो भूत आ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यार मेरा टिफिन चला गया, मेरी फेवरेट मैगी चली गई। ओके। तो ये फिर मैंने शायद घर में बताया, तो चलो एनीवे ये छोटी मोटी बातें थी। कभी आपको प्रिंसिपल या आपके तो नन्स थे ना, नन्स होते हैं आपके? हाँ। तो कभी आपको ऐसे लेके गए हो स्कूल में? हाँ, एक बारी क्या हुआ था, बहुत छोटा सा इंसिडेंट था। हमारे एक इंग्लिश टीचर थे, तो वो उनका जो हमारे पास बहुत क्वालिटी टीचर्स रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर्स रहे हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी रही है। पर बीच में एक टीचर आए थे जिनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी हमें लगता था कि सही नहीं है, हालांकि वो टीचर बहुत अच्छे थे। तो वो थे गंजे। ओके। उनके बाल थोड़े कम थे। राइट। तो वो आने लगे। आप भी अगर आज वो सुन रहे होंगे तो मैं नाम नहीं लूंगा। ओके। पर वो जैसे मैं क्लास के बाहर खड़ा था तो सारे हम शोर डाल रहे थे, वो शायद थोड़ा लेट हो गए, तो वो बिल्कुल पास आ रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ ओ गंजा आ गया। वो मेरे ऊपर खड़े हैं। राइट। तो उन्होंने सुन लिया गंजा आ गया, चुप हो जाओ, है ना। वो मुझे फिर शायद प्रिंसिपल के पास ले गए कि ये मेरे को ऐसे बोल रहा है। ये वाला इंसिडेंट। हाँ, ये ऐसा हुआ है। टीचर को बुरा, मैं फंस गया। सबको न्यूज़ दे रहे हैं, वो कभी खुद भी न्यूज़ बने हैं। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल को पता था ये वैसे शाय है, इतना वैसे करता नहीं है, पर शायद मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। तो कोई एक ऐसी फेवरेट टीचर जिसका आप नाम लेना चाहते हो, जिनको आप बताना चाहते हो कि आज आप कहाँ पे हो? मेरी टीचर्स बहुत अच्छी रही है। आई थिंक एक मैं नाम लेना चाहूँगा, ढिल्लो मैम, इंग्लिश टीचर थे हमारे। आई थिंक उनको शायद ना याद हो, लेकिन बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है उनकी। अंग्रेज़ी में बात करने को जब हम सुनते थे तो हमारे को उसने इंस्पायर किया, बहुत सीखा भी है उनसे। और हमारे एक जॉन सर थे, मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे। हमारे फिज़िकल एजुकेशन के बहुत अच्छे टीचर्स थे, बुट्टर सर, न्यूटन सर, गुरुदेव सर। ये 3 नाम हैं जो मुझे हमेशा याद आते हैं फिज़िकल एजुकेशन के, जब हम खेलने जाते थे। हमारे हिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर्स रहे हैं। एक आनंद मैम रहे, क्योंकि हिस्ट्री मेरा बहुत, मुझे इंटरेस्ट रहता था हिस्ट्री में। हिस्ट्री में मुझे लगता है कहानियाँ थी और अपनी भाषा में बताना मुझे अच्छा लगता था। लोगों को हिस्ट्री पसंद नहीं है, पर हिस्ट्री वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स था। तो आनंद मैम थे, बहुत सारे टीचर्स थे। आई थिंक हमारे सारे टीचर्स बहुत क्वालिटी रहे थे। ओके, राइट। और अगर हम ये बात करें कि स्कूल में कभी ना कभी किसी ना किसी पे क्रश रहता है, तो वो कैसा था? ये ब्लश करा इन्होंने तो समथिंग। मैं आपको बताऊं, हमारा बॉय स्कूल था। तो 3-4 साल। अगर बॉय स्कूल था फिर वहाँ पे कोई टीचर क्रश होता है? हाँ, टीचर्स बहुत सारे क्रश थे। टीचर्स एक क्रश नहीं थे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कोई टीचर्स किसी से रिलेटेड होते हैं, जैसे स्टूडेंट से। आज आई वोंट टेक एनी नेम। हमें नाम नहीं चाहिए, हमें तो बस ये जानना है कि हमारे मनीत कभी किसी ऐसे टीचर के क्रश में रहे? मेरे को 2-3 इंग्लिश टीचर्स पे क्रश था, ज्योग्राफी टीचर्स, कंप्यूटर टीचर्स पे क्रश था। वो क्रश जैसे आपकी क्लास में आया और आपने उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं करा, तो कभी उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने आपको? हाँ, एक टीचर जिसपे मेरे को क्रश था, उसने तो थप्पड़ लगा दिया था मुझे। नहीं, क्रश नहीं खत्म हुआ। ओके। आई थिंक वो क्लास टीचर थे, क्रश था, पर आई थिंक होमवर्क नहीं किया। अच्छा हाँ, मैं चिप्स खा रहा था। ओके। तो वो मेरे काइंड ऑफ क्रश थे, टीचर, इंग्लिश टीचर थे। तो मेरे मुंह पे ना ऐसे चिप्स लगे हुए सारे,
तो मैं क्लास के दौरान खा रहा था, तो हुज ईटिंग चिप्स देयर, मैडम राउंड ले रहे थे, तो उसके बाद मैम कहते ये कौन सी क्लास की बात है? ये आई थिंक 8th 9th की बात होगी, 8th 9th की बात होगी। मैम कहते कोई चिप्स खा रहा है, मुझे स्मेल आ रही है। तो सबने कहा मैम कोई चिप्स नहीं खा रहा। तो मैडम ने मेरे से पूछा, मनीत आर यू ईटिंग चिप्स? मैं कहा नो मैम। कस के थप्पड़। वो इसलिए आया क्योंकि मेरे सारे फेस पे ऐसे चिप्स लगे हुए थे, तो उसको पता लग गया शी वॉज माई क्रश, पर उन्होंने थप्पड़ मारा पर क्रश फिर भी रहा। ये हमारे सब बचपन की बातें हैं जो सबके साथ ही कुछ ना कुछ हुआ होता है। हम बचपन से ही बहुत कुछ सीखते हैं, बचपन में सब चीज़ें चलती हैं, फिर हम बचपन से थोड़ा निकल के अपने 21-22 साल की उम्र में कॉलेज में जाते हैं। तो कोई आपके ऐसे फ्रेंड्स जो आपके साथ स्कूल में भी थे, आपके साथ कॉलेज में भी थे और आज आपके साथ अभी भी स्टैंड बाय हैं? हाँ, मेरे आई थिंक काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो स्कूल में भी थे, कॉलेज में भी, जैसे जो कॉलेज में बने वो आज भी हैं। कोई ऐसा फ्रेंड जिसका आप आज भी बहुत मान करते हैं कि आप उसको? मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड, आप शायद लुधियाना पोस्ट पे ऐड भी देखते हो, अमित मोंगा जी। हाँ। वो मेरे साथ कॉलेज में थे। ओके। सो वो कॉलेज की दोस्ती कैसे बिजनेस रिलेशन में भी बदल गई। हाँ। तो वो एक है जो मेरे कॉलेज में भी फ्रेंड थे, उसके बाद भी हमारी फ्रेंडशिप जो है वो कंटिन्यू रही, तो बिजनेस एसोसिएट भी बन गए। तो वो एक फ्रेंडशिप थी। और भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो स्कूल में भी हैं, कॉलेज में भी थे और आगे भी जो है वो दोस्ती रही है। लेकिन बहुत सारा गैप आ जाता है जब स्कूल के फ्रेंड्स के साथ या कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ बहुत टाइम हो जाता है मिले हुए। सो अब शायद 2-3 ही ऐसे लोग रह जाते हैं जिनके साथ आपका रेगुलर इन टच होता है। हमारी गैदरिंग्स होती हैं, इन टच हम आते हैं लोगों के, जब हमारे स्कूल गैदरिंग्स या कॉलेज गैदरिंग्स होती हैं उनमें मिलना ज़रूर होता है, लेकिन एक रेगुलर टच जो पहले होता था वो नहीं हो पाता। सो मैं कहूँगा कि स्कूल के दोस्ती अगर वो आज भी, जैसे कल मुझे एक मेरा दोस्त मिला केशव गांधी, चेहरे पे खुशी आ गई यार, ये तो अपना मतलब ये बचपन का सारा कुछ जानता है और वो दोस्त है। तो उसको मैं मिला बड़े प्यार से, हालांकि सालों बाद मिल रहा था, पर अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं। तो जैसे आपने अपने स्कूल के बारे में बताया, कॉलेज के बारे में बताया, तो हम थोड़ा सा आपके घर की तरफ आते हैं। तो घर में जैसे पेरेंट्स हैं, मदर हैं, फादर हैं, तो सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग किसके साथ है, मदर के साथ या फादर के साथ? आई थिंक मेरी फादर के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग है। फादर के साथ, मदर के साथ भी है, पर मेरा रिलेशन उल्टा है। माई मदर इज़ वेरी, यू कैन से कि शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड शी लव्स अस अ लॉट, बट वो कभी भी ममाज बॉय नहीं बनने दिया उन्होंने हमें। उन्होंने हमेशा, मतलब जैसे होता है ना कि अगर हम बोल दें मम्मा खाना नहीं खाना, मत खाओ, सो दे शी वांटेड अस टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस रादर देन पैम्पर अस एंड यू नो लाड से कुछ करना। बिगाड़ने की जगह उन्होंने हमें स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करी। सो फादर गेव अस दैट सॉफ्ट टच। जैसे कि कई बार जैसे मैं बाहर ऑस्ट्रेलिया रहा तो पापा का हमेशा होता था कि 2-3 दिन में, 4 दिन में एक बार फ़ोन कर ले। मम्मी मेरी हफ्ते 10 दिन में एक बार बात होती थी, पर my father always gave us the always cared for us more. He showed the care more. My mother made us strong. Okay, done. और आपके कितने भाई बहन हैं? मेरा एक भाई है छोटा, 3 साल छोटा है मेरे से। Okay. अमन नाम है उसका। सो हम 2 भाई हैं। 2 भाई हैं जी। Okay. तो जैसे हम बात करते हैं आपके फैमिली ग्रोथ के बारे में, तो आपने बताया कि आपके मदर हैं थोड़े हार्ड नेचर है, फादर सॉफ्ट नेचर है, और ब्रदर के साथ नेचर ऐसा नहीं है। हाँ। नेचर मेरे फादर का सॉफ्ट नहीं है। दुनिया के लिए माय फादर इज लाइक अ मैन, यू नो, द रियल मैन, बट बिकॉज मदर वाज लाइक वेरी practical with us and made us strong. So father probably realized that they also need some, somebody to open their heart out. Right. So father, मुझे शायद बड़े होने के बाद ऐसा लगा। तो कभी आपने कोई ऐसी, आप दोनों भाइयों ने, अमन ना, तो आपने और अमन ने कोई ऐसी कभी शरारत करी हो जो आपके फादर को पता हो और मदर को ना पता हो, या मदर को पता हो और फादर को ना पता हो, ये ऐसा आपको लग रहा हो लेकिन पता उन दोनों को ही था? तो कोई एक बात। अच्छा, उनको पता हो। हाँ, मतलब ये आपको लग रहा है कि मम्मा पापा को नहीं पता पर उनको पता है। ऐसी तो आई थिंक सारी बातें ऐसी होंगी, तो कुछ चीज़ें वो इग्नोर कर दे, काफ़ी चीज़ें। पर एक इंसिडेंट मैं बताऊंगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं और मेरा भाई क्या कहते हैं कि क्योंकि मेरे से छोटा था तो मैं उसको बड़ा बनने की कोशिश कई बार करता था। तो क्या हुआ जी, हम बंक मारते थे कई बारी। तो मुझे पता लग गया इसने स्कूल से बंक मारा है, अमन ने। ये स्कूल से बंक मार के पिक्चर देखने गया था, तो घर पे लग गया पता।
तो मैंने पापा के सामने पापा ने उसको डांटते हमें पापा, अगर ऐसी कोई शरारत है तो हमें पापा से ज़्यादा डर लगता था, ये नहीं कि मम्मा से डर लगता था, क्योंकि मम्मा ऑल्दो शी वाज प्रैक्टिकल, पर अगर ऐसी शरारत हुई तो पापा से मार भी, थप्पड़ भी पड़ सकते हैं, तो अच्छी डांट पड़ सकती है। मम्मा को तो चलो फिर भी हम थोड़ा सा इजी ले लेते थे। पर ये हुआ कि अमन ने मारा बंक। मैंने अमन की जब डांट चल रही थी तो मैंने 2-4 मैं कहा यार देखो पढ़ाई के टाइम पे कैसे इसने मतलब नॉन सीरियस होके बंक मार दिया, अभी ये क्लास है, इस टाइम सीरियस होना चाहिए, ये पढ़ाई ये फेल हो जाएगा, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें मैंने करी। तो पापा ने तो चलो उसको जो करना था करा। अगले दिन मैं बंक मार के मैं गया हुआ था, ये तो पिक्चर देखने गया था। हाँ। मैं बंक मार के आई थिंक कसौली साइड गया हुआ था बाइक पे। कौन सी क्लास की बात है? ये आई थिंक 11th की बात होगी, वो आई थिंक 8th में होगा तो मैं 11th में होऊंगा। ओके। हम 11th क्लास में बंक मार के दोस्त का बाइक लेके कसौली गए हुए थे। तो हमें बाइक पे जाना था, तो क्या हो गया, हमने सोचा था 5-6 बजे तक वापस आ जाएंगे, बोलेंगे लेट क्लास थी, यहाँ बहाना मार के फ्रेंड के घर चले गए, घर पे आ जाएंगे 7-8 बजे तक। सुबह सुबह निकल गए थे 6-7 बजे। हमारा रास्ते में हो गया बाइक खराब, और पूरा फिल्मी सीन हमने अपना बाइक किसी ट्रक पे रख के लेकर आ रहे हैं। तो फिर हम रास्ते में जब हमने बाइक ठीक कराया, उसके बाद जब लुधियाना आ रहे थे तो पंचर हो गया। तो हमें बज रहे हैं रात के 12-1, तो और मैं 11 था। डर नहीं लगा, हमें घर पे कॉल करनी पड़ी। तो हमने तो झूठ बोला कि ऐसा हो गया, बॉयफ्रेंड का ऐसा हो गया। तो जब घर आए तो पापा समझ लो डंडा लेके खड़े हुए, और भाई साथ में, भाई की मैंने कल ही कंप्लेंट करी थी पिछले दिन, तो उनको शायद उन्होंने मेरे फ्रेंड के पूछ लिया होगा, मदर को या फादर को, तो उनको पता लग गया हम बंक मार के कसौली गए थे बाइक पे। फिर वही जो मैं उसको भाषण दे रहा था, वो आपके ऊपर, अब वो मेरे ऊपर भाषण दे रहा था कि देखो पापा ये मैनू बोलता है ते आप इदा हैगा ते सिर्फ जस्ट ट्राइज टू प्ले गुड। तो मुझे बहुत डांट पड़ी, आई थिंक शायद थप्पड़ वगैरह भी पड़ा होगा, आई डोंट रिमेम्बर। पर वो देखा, अमन का याद है, अपना रिमेम्बर नहीं है। शायद पड़ा होगा। पर ये मुझे है कि मैंने उसकी शिकायत लगाई, वो चीज़ मेरे पे, वो जो कर्म है ना मेरा, वो भारी पड़ गया। अगले दिन मैं फंस गया। तो ऐसे हो जाता है लाइफ में। मैंने देखा है कि जैसे आपके फादर बिजनेसमैन है, आपका भाई भी बिज़नेस ही उन्होंने ज्वाइन करा है, फैमिली बिजनेस को ही ज्वाइन करा है, पर आपके माइंड में ये कैसे आया कि आप बिज़नेस में ना जाके आप इस मीडिया लाइन में आएंगे? देखिए वंदना जी, ऐसा है कि मैं पहले बिज़नेस में आना नहीं चाहता था। मैं गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जाकर मैंने ये रियलाइज़ किया कि हम बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेते हैं हमारे कंट्री में। आप कौन से ईयर में ऑस्ट्रेलिया गए थे? मैं 2006 में गया था। ओके, 2006 में गया था। तो इंडिया में लाइफ हम ना बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम जो चीज़ें हमारे पास हैं हम उनको ना सोचते हैं कि यार एम ही है। तो ऑस्ट्रेलिया जाके ना मुझे चीज़ों की वैल्यू समझ आई, मुझे हमारे मुल्क की वैल्यू समझ आई, अपने पेरेंट्स की वैल्यू समझ आई, और मुझे ज़िंदगी एज अ होल की वैल्यू समझ आई। क्योंकि वहाँ पे लाइफ ना मुझे ब्लैक एंड वाइट लगी। ऑल्दो आई हैड अ वेरी गुड जॉब, बहुत मतलब मेरे पास, आप हैरान होंगे, मेरे पास अकाउंट में पैसे पड़े होते थे। 21 साल की उम्र होगी, मेरे अकाउंट में हज़ारों डॉलर पड़े हैं, पर मुझे पता नहीं मैं करूँ क्या। ऑल्दो यू हैव फ्रेंड्स, यू कैन गो देयर, बट जो मज़ा, जो मस्ती हम यहाँ करते थे, वो मुझे लगा कि है ही नहीं। वापस में आया, मैं फादर का बिजनेस ज्वाइन करना चाहता था। आप कितने साल रहे ऑस्ट्रेलिया? मैं ऑस्ट्रेलिया ऑन एंड ऑफ हम कह सकते हैं 5-7 साल रहा। तो वहाँ पे आपने कौन कौन से जॉब करे? मैंने वहाँ पे बहुत सारे जॉब्स करे हैं। मैंने पहले एक फैक्ट्री में पैकिंग का जॉब करा, वहाँ उससे स्टार्ट किया, मतलब हम केक पैक करा करते थे। मैं आपसे ये इसलिए पूछती हूँ क्योंकि जैसे आजकल की जनरेशन है, मेहनत करके खुशी नहीं है। आई वॉन्ट कि ये आपका एक स्पेसिफिक मैसेज उन लोगों तक जाए कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मेहनत, आई थिंक इसमें ना दो चीज़ें, लोग इजी मनी की तरफ, जो जनरेशन है इजी मनी की तरफ मूव कर रही है। हम इन्फ्लुएंसर बन गए तो हमें यूट्यूब पैसे दे रहा है, हमने इंस्टा कर लिया तो हमें इंस्टा पैसे दे रहा है। आई वॉन्ट कि आपको कोर तक जाना चाहिए। मैं उन बच्चों तक ये मैसेज डालना चाह रही हूँ कि आपको उस कोर तक जाना चाहिए कि स्टार्टिंग से ही बंदा बहुत अच्छे स्केल से नहीं आता, कहीं ना कहीं उसको सब चीज़ों से सर्वाइव करके एक पोजीशन तक पहुंचना होता है। दैट्स वाई मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन का ना मुझे जो लगता है, मेरा थोड़ा सा शायद पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। मुझे लगता है कि हम मेहनत करने से नहीं डरते, बच्चे भी, अनलेस वो चीज़ उनके इंटरेस्ट की नहीं है। अगर आपके इंटरेस्ट की कोई चीज़ है तो आप उसमें बहुत मेहनत करेंगे। अब मैं इस फील्ड में हूँ ना,
मैंने बिना पैसे के स्टार्ट किया था, मतलब ये तो नहीं हमें पहले वीडियो से पैसे मिल रहे, पर क्योंकि मुझे करना अच्छा लगता था तो मैं वो करता रहा। पैसे मिले ना मिले वो बात की बात है। वो बाय प्रोडक्ट बन गया, वो मेहनत थी। मैं अब जो जैसे ऑस्ट्रेलिया की आपने बात करी, वहाँ पे पैकिंग का जॉब मुझे अच्छा नहीं लगता था पैक करना। तो उसके बाद मेरी अच्छी जॉब लगी। मैं एक कॉल सेंटर में जॉब की, कॉलिंग की जॉब लगी। उसके बाद मैं वहाँ पे सेल्स कोच बन गया, मतलब टीम लीडर बना। वहाँ पे मैं सेल्स की कोचिंग तक देने लग गया। सो आई मेरे अंडर टीम हो गई। इट वाज अ गुड, वहाँ पे अच्छा था, पर अंदर से मन नहीं था। अंदर से ना मुझे वहाँ पे इतना मन नहीं था लग रहा था मेरा, रहना मुझे पसंद नहीं आ रहा था। क्योंकि हम इंडिया की जो चीज़ें हैं, इंडिया का चाहे खाना हो गया, चाहे कल्चर हो गया, हमारे लोग हैं, तो मुझे ये चीज़ों की शायद आदत थी। तो वो मुझे वहाँ पे मेरा मन नहीं लगा। तो अल्टीमेटली जब मैं वापस आया ना, तो वापस आकर मुझे ये महसूस हुआ कि यार लाइफ जो है, अगर 70-80 साल हमने जीना है, लेट्स से अगर हम लकी हैं तो वी माइट लिव टू 80-90 जी लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर लाइफ कम होती है किसी कारण से, तो हम क्या वो करते रहेंगे जो हमें जिसमें हमारा दिल नहीं है, तो फिर जीने का क्या फ़ायदा हुआ। ऑस्ट्रेलिया जाके मुझे पता लगा कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी जीनी है, रोज़ की ज़िंदगी आपकी इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जो आप करना चाहते हैं वो आपको वो करना है। तो वो मुझे वहाँ जाके पता लगा, क्योंकि वहाँ पे जाके मेरा दिल नहीं लगता था। तो मुझे इसीलिए आके फिर जब मैं यहाँ आया तो मैंने कहा अगर मैं फैक्ट्री जाऊँगा, क्या मेरा मन है वो करने का? तो मेरा मन नहीं था। मैंने कहा अब मैं लाइफ में वही करूँगा जो मेरा दिल चाहता है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया ना जाता, मैं 100% कहता हूँ मैं ये काम नहीं करता। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करा था मोबाइल से सड़कों पे वीडियो बनाना, मतलब जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं बिजनेस फैमिली से, तो कई लोगों ने कहा यार क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग। कुछ ऑब्जेक्शंस तो आती होंगी ना, कि आपके फैमिली मेंबर्स ने बोला होगा क्या तुम वीडियो बना रहे हो, क्या तुम शूट कर रहे हो, एज जा रही है, कुछ करो। सड़कों पे जा, एग्जैक्टली कुछ ऐसी बातें आ रही होंगी उस टाइम पे। एग्जैक्टली सफर तो आपने करा होगा इस चीज में। हाँ, सफर करा था, लेकिन मैं अपनी फैमिली का थैंकफुल होना चाहूँगा, क्योंकि उनका फाइनेंशियल बैकअप था, इसीलिए मैं कर पाया। सो ये नहीं था कि मैं अगर कर रहा था तो मेरे पास फाइनेंशियल बैकअप, फैमिली की इतनी सपोर्ट थी कि मैं ये सब कुछ कर सका। उसके बाद ऑब्वियसली हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, वी आर गेटिंग एडवर्टीजमेंट्स। पर इसीलिए मैं अपने फादर का और अपनी फैमिली का जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है। क्योंकि कम ही फैमिलीज होती हैं कि जो सपोर्ट करती हैं, चल ठीक है अगर आपने हमारे सेटअप में नहीं आना, अपना करो। लेकिन ये है कि उनका सपोर्ट, हाँ फादर ने ये बोला कि अपना पॉकेट मनी, अपना खर्चा खुद निकालना है, उतना मैं स्टार्टिंग में केपेबल हो गया था। वो मैंने मिक्स एंड मैच किया। तो आपकी फर्स्ट वीडियो कौन सी थी ऐसी जो आपको अभी भी याद है कि आपने ये फर्स्ट वीडियो करने के लिए गए थे? फर्स्ट वीडियो तो वैसे मोबाइल पे बना ली, दिलजीत का कॉन्सर्ट था, उसमें हमने वैसे ही मोबाइल पे एक वीडियो बना ली, और वो मैंने डाली भी थी दिलजीत के कॉन्सर्ट से पहले। फिर मैंने ये बोला कि दिलजीत आए हैं, सो लुधियाना में इतना रश हो गया है, सो दैट वीडियो ऑल्सो गुड डिड वेल। तो आपने लुधियाना, तो चलो आपका शहर हो गया, तो लुधियाना के आगे आपने एक और नाम ऐड करा है, पोस्ट, लुधियाना पोस्ट। ये आपके माइंड में कहाँ से आया? ये उसी वीडियो से आया। कारण ये है कि दिलजीत का जब वीडियो हमने शूट कर लिया ना, हमें दिलजीत का इंटरव्यू वगैरह तो कुछ मिला नहीं, पर दिलजीत जब वहाँ पर सारी भीड़ थी, मैंने भीड़ से बात की कि वी आर हियर, पीपल आर हियर, सो यू कैन वॉच दिस ऑन। अब मैं क्या बोलूँ, किस पे वॉच करोगे? मैंने वैसे ही सोचा कि चैनल बनाएंगे, पर क्या बोलूँ? तो मैंने बोला लुधियाना, पता नहीं कोई शायद कोई पोस्ट, बड़े सारे चैनल आते हैं, तो मैंने वैसे ही बोल दिया लुधियाना पोस्ट, और दैट नेम स्टक। ये ऑर्गेनिक ही है एक तरीके से, मेरे दिमाग में वैसे ही आ गया कि क्योंकि मैंने कुछ चैनल सुने हुए थे जिनके एंड में पोस्ट आता है, जैसे वॉशिंगटन पोस्ट एक अखबार है, वॉशिंगटन पोस्ट अखबार है। अब सिर्फ वॉशिंगटन की खबर नहीं आती उसमें पूरे वर्ल्ड की खबर आती है। तो वैसे आई जस्ट केम अप विद लुधियाना पोस्ट, मैंने ऐड में लगा दिया बोलते बोलते, यू कैन वॉच दिस ऑन लुधियाना पोस्ट। जब आप ऑस्ट्रेलिया में थे तो आपको कभी ऐसा नहीं क्लिक हुआ कि अब यहाँ नहीं रहना, अब मुझे वापस जाना है? पहले दिन से होता था, मतलब सेकंड डे से मुझे लगा था मुझे यहाँ रहना नहीं। और जब आप वापस इंडिया आ गए, हाँ, तो फिर आपको कभी ऐसा लगा कि मुझे थोड़े दिन और रहना चाहिए था? ऑस्ट्रेलिया? हाँ। कभी भी नहीं। ओके, आई हैड वेरी गुड टाइम देयर, ऐसा नहीं है। पर जो लोग वहाँ रहते हैं ना, 90% क्या 99% यहाँ वापस आना चाहते हैं, पर वो ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं, ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि वो
आ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आके सेटअप करना, अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनानी, वहाँ से सब कुछ छोड़ के आना वो ईजी नहीं होता। जैसे जैसे एज बढ़ती है आपके बच्चे वहाँ ग्रो होने लग जाते हैं, फिर बच्चों का मन नहीं होता आने का। तो ये एक मीठी जेल में लोग फंस जाते हैं। आप किसी भी ऑस्ट्रेलियन से, किसी भी कनाडा या अमेरिका में रह रहे इंडियन से पूछेंगे ना, जो यहाँ पैदा हुआ है, जिसने अपने ज़िंदगी के पहले 18-20 साल यहाँ निकाले हैं, वो हर बंदा रिटायर या कुछ साल बाद यहाँ वापस आना चाहता है अपनी मिट्टी में। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत सही टाइम पे इंडिया वापस आ गए? यार मुझे लगता है, मैं देखो वो मैं उनको गलत नहीं कहूँगा। हाँ, नहीं हम, हाँ, जैसे हम आपकी मुझे लगता है कि मैंने आई टुक द राइट डिसीजन। जब आपने ये, आप अपनी फील्ड में आ गए, जब आपने लुधियाना पोस्ट स्टार्ट कर दिया, फिर आपने कभी किसी एक ऐसे मेंबर को कन्विंस करा होगा फर्स्ट वीडियो के लिए या फर्स्ट इंटरव्यू के लिए, तो उस टाइम पे आपके तरफ कौन से ऐसी चीज़ें हुई जिसमें आपको लगा कि ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है? कभी ऐसा हुआ कि जैसे आपने कभी किसी को कन्विंस करना है, फर्स्ट टाइम वाला वीडियो जब आपने किसी का इंटरव्यू लिया हो, तो आपको, मैं आपको मेरे जैसे 2-3 वीडियो डाल दिए थे ना जब दिलजीत का वीडियो के बाद, तो रिस्पॉन्स अच्छा मिल गया था। तो अमन चिकन का ना मैंने वैसे करना था, अमन चिकन जैसे फूड का मैंने करनी थी ब्लॉगिंग। तो आपने कौन सी एज में स्टार्ट करी? मेरी एज क्या होगी उस टाइम? आई थिंक 33 होगी, 33-34, आई डोंट नो। हाँ ठीक है, 30s में आपने जाके हाँ, ये अर्ली start करा, 30s। अर्ली 30s। तो अमन चिकन का मुझे हमेशा हमें खाने में अच्छा लगता था, हमारा शौक़ था। अमन चिकन का मैं हमेशा इंटरव्यू करना चाहता था अंकल का, और उनको जाके जब मैंने बोला कि मैंने ऐसे बोल दिया कि हम पैसे लेके करेंगे, मैंने एक फिगर दिया उनको, आई थिंक मैंने 15,000 मांगा, उन्होंने 12,000 दे दिया। ओके, कहते ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया नया नया था और उनको लगा कि यार इसके 1-2 वीडियो शायद मैंने दिखाए, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने अमन चिकन वालों का वीडियो का, आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम एनी वीडियो। आई थिंक वो मेरा 3-4 वीडियो होगा। आई वाज लाइक यार पैसे भी मिल रहे हैं, हाँ, कमाल ही होगी तो। सो और उनका मैंने अमन चिकन का फूड का वो किया, फिर उनके फैमिली मेम्बर्स का भी इंटरव्यू किया। तो इट वाज आई थिंक दैट गेव मी अ गुड स्टार्ट। कोई आपका ऐसा मोमेंट जब आपको लगा हो कि ये अब वो पीक मोमेंट आ गया है कि अब मेरी चीज़ें बन रही हैं, अब मुझे किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है अभी तक? यार अगर मैं किसी को बोलूं कि सर मैं इंटरव्यू के लिए आ रहा हूं, तो कोई आपको मना ना करे अभी? आई थिंक पिछले 2 साल से मैं कह सकता हूँ, 2-3 साल से, कि अब इतनी कन्विंसिंग की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि अगर मुझे किसी ने बुलाया है ऐड के लिए, या मैं किसी के पास चला भी जाऊँ, आई डोंट हैव टू गिव माई इंट्रोडक्शन। मुझे बताना नहीं पड़ता कि सर ये देखिए हमारा काम देखिए। 99% लोगों ने देखा होता है। वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। अगर आपको कोई जानता ना हो, आपने जाके अपनी चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन देनी है, बताना है, अब आप विश्वास नहीं करोगे, मैं कितनी जगह पे जाता हूँ और मैं बताता हूँ कि हमने ये करते हैं, नहीं हमने देखा हुआ आप क्या करते हो, वी नो इट। अब लुधियाना पोस्ट से ज़्यादा मनीत सिंह के नाम पे वो चीज़ें चल जाती हैं। I don't know, लुधियाना पोस्ट हैज़ बिकम सिनोनिमस विद माई नेम, क्योंकि मैं ही आता हूँ आगे। सो लोगों का मतलब अब मुझे दिखाना नहीं पड़ता कि यार ये हमारा काम है, ये हम करते हैं। अगर मैं बताता हूँ ना, ये सर ये देखिए हमारे वीडियोस, तो वो कहते नहीं हमने देखे हुए हैं, आप ये बताओ कि आप कितना प्राइस, क्या बताओ, सीधी नेगोशिएशन या प्राइस पे या जो उनके डिलीवरेबल्स है उससे शुरू होती है। वी डोंट हैव टू शो आवर बॉडी ऑफ वर्क। ये बहुत बड़ी देन है, क्योंकि पहले जाके हमें वीडियोस दिखाने पड़ते थे, हमारे ये है फॉलोअर्स हैं ऐसे, तो वो चीज़ें अब नहीं करनी पड़ती, तो एक अच्छा लगता है। अब जैसे जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप अपना काम कर रहे हैं, पहले आप अपने मोबाइल के साथ शूट करते थे, नाउ अभी काफ़ी इक्विपमेंट्स लगते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो आप अपनी टीम को लीड करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं या टीम के साथ रह के काम करने में बिलीव करते हैं? लीडरशिप क्वालिटी है, दोनों होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए। लीडरशिप भी होनी चाहिए, टीम के साथ भी रहना चाहिए। टीम को विजन आपने देनी है कि हमने करना क्या है, लेकिन टीम के साथ भी आपने रहना है, टीम को अच्छा भी फील कराना है। देखिए सिर्फ पैसे से काम नहीं होता। अगर आप टीम को, अगर आपको सेम पेइंग जॉब है या कम भी अगर पैसे दे रहे हैं, अगर आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, अपने टीम मेंबर को इज्जत दे रहे हैं, उसको अपने बराबर समझते हैं, तो वो आपके लिए कुछ भी कर देगा। तो मतलब अगर आप अपनी टीम के अंदर कोई ऐसा पर्सन है जो थोड़ा इमोशनली लो है, उस दिन हो गया, आपका कोई एक ऐसा पार्ट चल रहा है जहाँ पे आपका बहुत इंटेंस, आपको लग रहा है कि ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका कोई एक टीम मेंबर थोड़ा इमोशनली लो हो जाता है, तो आप उसको एक बॉस की तरह
हैंडल करते हैं फैमिली? यार कई बारी गुस्सा भी आ जाता है, बोल भी देते हैं, लेकिन फिर रियलाइज करते हैं। अब जैसे हमारे सबसे पुराने टीम मेंबर है बॉबी, बॉबी कई बार मेरे से नाराज भी हो जाता है, पर यह है कि हमारा रिलेशन इतने सालों का हो गया है, हम इकट्ठे मतलब पार्टी भी कर लेते हैं और इकट्ठे खाते पीते भी हैं। सो एक फैमिली की तरह लगते हैं वो लोग, आपको टीम फैमिली की तरह ही लगती है। देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आपकी कोई टीम का मेंबर है ना, अगर आपका कोई एम्प्लॉय कहते हो आप, यहाँ पार्टनर कहते हो, जो भी आप वर्ड कहना चाहते हो, आपको उसके लिए काम करना है, वो आपके लिए काम नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी वो आपके जितनी मेहनत नहीं करेगा, ना उसका बनता है करना। कारण ये है क्योंकि अगर प्रॉफिट आएगा, जब मैं पैसा कमाऊंगा ऐड से, अगर मैंने 10,000 लिया किसी से या 1 लाख लिया, तो मैं तो नहीं उसको दे रहा कुछ एक्स्ट्रा, उसको तो एक फिक्स्ड अमाउंट दे रहा हूँ ना। चलो इंसेंटिव बाद में आ जाते हैं, तो ही इज नॉट गेटिंग पेड दैट मच टू डू दैट वर्क। सो मेरा एक्सपेक्ट करना कि अपना काम समझ के कर, वो मेरी गलती है। इट्स नॉट करेक्ट ऑन माई पार्ट कि मैं कहूँ कि मेरा टीम मेंबर भी मेरे जितनी मेहनत करे जबकि उसको उतने पैसे नहीं मिल रहे। लॉस होगा मेरा होगा, प्रॉफिट होगा तो मेरा होगा। तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन, या ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशन, एम्प्लॉयर्स की, कि हमारे, मैं बड़े लोगों से सुनता हूँ यार ये हमारे टीम मेंबर तो काम ही नहीं करते यार, हम इतनी मेहनत करते हैं वो मेहनत ही नहीं करते। मैंने कहा आपने लाखों कमाना है, उनको आपने हज़ारों में देना है, फर्क तो पड़ता है। तो वो नहीं करेंगे, ना उनका बनता है करना। तो इसीलिए प्यार जो होता है ना, अगर आप अपनी टीम को प्यार से रखोगे तो आई थिंक वो आपके लिए ज़्यादा करेगी। कई बार पैसे से ज़्यादा इज्जत, प्यार और टीम का ख्याल रखना वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम ये देखते हैं कि इंडिया फेस्टिवल्स का एक मौसम आता है इंडिया में, या फेस्टिवल्स आ गए हैं इंडिया में, तो एक पूरा चेन आता है। तो आपका फेस्टिवल में सबसे बेस्ट फेस्टिवल कौन सा है आपका? यार दिवाली सबका फेवरेट है। सो दिवाली मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो टाइम इज़ पूरा, क्योंकि पार्टीज चलती हैं। दिवाली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? देखिए पहले तो हम क्या कहते हैं 10-15 दिन पहले पार्टीज में जाना शुरू हो जाते थे, अब वो छोड़ दिया हुआ। दिवाली को हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ा सा खा पी लिया, थोड़ा सा कार्ड्स खेल लिए, जस्ट फॉर फन, नॉट फॉर गैम्बलिंग। थोड़ा हफ्ता कार्ड्स खेल लिए दोस्तों के साथ, और उसके बाद दिवाली वाला जो दिन होता है वो शायद उससे ज़्यादा जो प्री दिवाली है ना, जो 15-20 दिन है दिवाली वाले, माहौल जो बना होता है वही हम मिस करते थे वहाँ पे। दिवाली का टाइम, तो हम अब इसको फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, खाना पीना, गेम्स, त्योहार। आपको भी ऐसा नहीं लगता कि जैसे बहुत फास्ट हो गया है हर चीज़? पहले फेस्टिवल्स को एक प्रॉपर टाइम दिया जाता था। आज दिवाली आ रही है, अब होली आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, एक चेन होती थी। पर आपने ये रियलाइज़ कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में कि दिवाली की वेट सबको होती है, पर दिवाली एकदम से निकल जाती है। ये आई थिंक हमारी उम्र हो गई है ऐसे। अच्छा, इसलिए लगता है। ठीक है। देखिए जब हम 10 साल के थे ना, तब हमारी जिंदगी बहुत कम गुजरी थी। अब हम अगर 40 के हैं तो 40 साल गुजर चुके हैं। तो उस 40 के हिसाब से देखेंगे तो अब 1 साल हमारे को यूं लगता है। जब आप 10 साल के होते हैं तो आपके लिए 1 साल बड़ा होता है। तो आई थिंक वो है वैसा ही है। शायद बहुत सही जवाब दिया है इसको, मतलब जस्टिस के लिए आपने। मैंने कई बार बैठे बैठे इस चीज़ को रियलाइज करा है, यार पहले तो दिवाली का मज़ा अलग होता था, पर अभी दिवाली का नाम बहुत बड़ा होता है। घर सजाना है, आपने कोई पार्टिसिपेट करा है घर सजाने में या कुछ ऐसे? थोड़ा बहुत घर सजाने में से रंगोली बन रही है। आप दोनों भाई थे तो आपकी मदर ही करते होंगे? हाँ मदर थे। अब जैसे मेरे भाई की वाइफ बहुत अच्छी रंगोली बनाती है। वो तो अब आ गए ना। हाँ। तो हम देखते हैं उनको, मदर करते हैं सारा कुछ, पर हम देखते हैं सारा कुछ, हम हेल्प कर देते हैं कोई सामान लाने में। जैसे दिवाली में मिठाइयाँ लानी है, करनी है, गिफ्ट एक्सचेंज बहुत होता था दिवाली में, आपको याद होगा। अब थोड़ा कम हो गया। तो सामान को प्रोक्योर करना या किसी को लेकर जाना, गाड़ी में आप बिठा के फैमिली मेम्बर्स को दूसरों के घर लेके जा रहे हैं, तो वो एक सारा वो जो पीरियड होता है, तो तब बड़ी सारी एक्टिविटी होती है। तो वो आई थिंक वो करते थे, हम बचपन से करते थे। चाहे सजाना नहीं किया, पर वो परचेजिंग में हेल्प करना, फिर ड्राइव करना, ड्राइवर बन के जाना चाहिए, तो वो चीज़ें बहुत करी। चलिए अभी हमने आपका बचपन भी देख लिया, हमने आपका यंग एज भी देख ली, हमने आपके कॉलेज में भी ड्राइव ले ली, हमने फिर आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जाया है, हमने आपका बिजनेस भी देख लिया। अब हम थोड़े से आपके साथ पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइक आपकी मैरिज लाइफ वो कैसी है आपकी? आप अपनी जो वाइफ है उनसे कब मिले? तो हम कुछ इस टाइप के कुछ, और हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल उनके जो आंसर हैं बहुत ही क्लियर हार्टेड होके देंगे। बिल्कुल 100%। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस चीज़ में ये आ रहा है कि आप
कब आपका मैरिज हुआ? मेरी मैरिज हुई और 2000 मैरिज हुआ, ये लव मैरिज हुआ या अरेंज मैरिज? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज थी 2012 में. राइट. सो अरेंज मैरिज थी एंड आई थिंक वन ऑफ द रिलेटिव दे सजेस्टेड एंड हम मिले एक दूसरे से. एक मीटिंग में एक दूसरे को थोड़ा सा ठीक लगा. फिर उसके बाद काफ़ी देर हम नहीं मिले. फिर एक सेकंड मीटिंग हुई. तो 3-4 मीटिंग्स हुई, एक दूसरे से बातें करी. तो उसके बाद जब अंडरस्टैंडिंग लगी कि शी इज़ ऑल्सो गुड कम्युनिकेटर एंड थोड़ा सा लगा कि मेंटल लेवल भी थोड़ा मैच होता है. तो आई थिंक वो चीज़ें लगी सही. तो उसके बाद फिर वी बोथ डिसाइडेड, बट इट वाज एन अरेंज मैरिज, नॉट अ लव मैरिज. ओके. सो तो आपने ये शादी जब आपने करी तो आप उस टाइम पे किस एज में थे? मैं 29 था. आई वॉज अबाउट टू बी 30. ओके. तो आप बिजनेस में बाद में आए? नहीं, मैं आपको शायद बताना भूल गया. उस टाइम पे मैं एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के लिए इंडिया हेड था. ओके. लुधियाना में उनका बैक ऑफिस था. बैक ऑफिस. सो आई वाज लुकिंग आफ्टर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, होल सब कॉन्टिनेंट. मतलब आप लुधियाना पोस्ट से पहले आप एक कैम्ब्रिज इंटरनेशनल कॉलेज है उनका, यहाँ पे 40-50 लोगों का स्टाफ था. हाँ. उनका हेड मैं था. ओके. सो आई वाज द हेड ऑफ द कैम्ब्रिज इंटरनेशनल कॉलेज ऑफिस हियर एंड देयर वर 40-50 पीपल वर्किंग अंडर मी. ठीक है. एंड सारा कॉलेज का जो काम है, एडमिन का काम सारा इंडिया से ही होता था. सो लुधियाना में ही उनका, इंडिया में लुधियाना में ऑफिस था. ओके. तो आपने मैरिज कौन से ईयर उस टाइम पे मैंने करी 2012 में. सो आई वाज वर्किंग विद दैट कंपनी, ऑस्ट्रेलियन कंपनी इन इंडिया. तो जैसे लुधियाना, आपकी शादी लुधियाना पोस्ट बनने से पहले ही हो चुकी थी. हाँ, बहुत. तो आपकी वाइफ ने इस चीज़ में क्या कंट्रीब्यूशन करा या उनका क्या सलाह थी? क्योंकि हम देखते हैं कि जब हमें किसी पार्टनर के साथ जुड़ जाते हैं तब हम अपने पार्टनर के साथ भी हर चीज़ को डिस्कस करते हैं कि अब मैं ये करना चाहता हूँ. तो उस टाइम पे उनका क्या मुझे पता नहीं ये बोलना चाहिए कि नहीं. जो आई थिंक वुमेन होती हैं, जो शायद आप भी उस दौर से गुजरे होंगे. एक औरत को हमेशा होता है एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी की हमेशा वो होती है. मैं अपनी फैमिली का अगेन थैंकफुल करूँगा, उस पर हमें कोई दिक्कत नहीं. तो वी हैड अ बैकअप. पर मेरी वाइफ को अगर मैं कहूँ कि लुधियाना पोस्ट स्पेसिफिक की बात करूँ तो शी वॉज नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक. मैं अगर सच बोलूँ तो, क्योंकि मे बी आई डोंट नो, उसने कभी ऐसा बोला नहीं, पर मुझे उसके रिएक्शन से कभी भी वो पॉजिटिविटी नहीं उस शुरू में. शुरू में ठीक है. वो ऐसी नहीं लगी. पर आपको ये था कि ओके है, चल रहा है तो ओके है. हाँ, मुझे ये था कि आई विल डू समथिंग अबाउट इट. एंड मैं ना एक बारी आई थिंक आई रिमेम्बर अ कॉन्वर्सेशन विद हर. मैं उसको बोल रहा था कि मुझे ना लोग जानेंगे. शायद अभी भी थोड़ा बहुत ही जानते हैं. नहीं, आपको सब जानते हैं लुधियाना में. मुझे नहीं लगता कि लुधियाना में जितने लोग भी, इंस्टा सबके फ़ोन में, कभी ना कभी पूरे लुधियाना या लुधियाना के बाहर भी किसी ना किसी ने रील स्क्रॉल जरूर करी होगी. चलो फेसेस देखे होते हैं, पर एक होता है कि रिकग्नाइजेबल है ना. तो मेरे को हमेशा दिमाग में था कि लोग मुझे जाने. तो मैंने वाइफ को बोला था एक टाइम आएगा लोग मुझे जानेंगे. ठीक है, आई विल बिकम फेमस, आई विल बिकम नोन. पर वो उसका अच्छा, मतलब शी वॉज नॉट कन्विंस्ड विद दैट. तो आई टेल हर नाउ समटाइम्स कि देख, पर हुआ देखिए 1% ही हुआ है. पर इट हैज स्टार्टेड. तो आज जाके आप पूछने वाले हैं? नहीं, आज नहीं पूछने वाला. शी ऑलरेडी रियलाइजेज इट. उसको लग रहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ कि रात की बात पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि लोग मुझे जानेंगे. ये चीज़ें ना हर नॉर्मल पर्सन में नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल पर्सन बनते नहीं है ना फेमस. कभी ऐसा हुआ हो कि आपने किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करा हो और फिर एक टाइम पे आपने लगा हो कि बस अब और नहीं हो रहा, और फिर आपके फैमिली मेम्बर लाइक आपकी वाइफ ने आपको बोला हो कि नहीं हो जाएगा, करते हैं? नहीं, शी इज़ वेरी इनकरेजिंग. काफ़ी बार कुछ फ्रस्ट्रेशंस होती हैं काम में, तो वो शी ऑलवेज एनकरेज मी. फिर क्या हो गया, छोटी सी बात है. शी इज अ वर्किंग और हाउसवाइफ? शी यूज्ड टू बी वर्किंग. नाउ बिकॉज माय किड्स आर स्मॉल, सो शी इज नॉट वर्किंग एट द मोमेंट. ओके. नहीं, हम उस पे भी आ रहे हैं. So after kids, I mean, once she conceived, so she stopped working. We were talking about पहले वाला. हाँ, earlier she was working. She was a drama assistant. Okay. She very creative. She was, before marriage she was a teacher, and now after marriage she worked as a drama assistant. बच्चों को theater सिखाना. Theater सिखाना. So right. she was, I think she's also creative. Okay.
तो आप कितना थैंकफुल हैं अपनी वाइफ के लिए कि वो आपकी लाइफ में आए? आई एम वेरी एक्चुअली आई थिंक शी इज़ अ गुड पार्टनर, वेरी अंडरस्टैंडिंग. कई बारी क्या होता है कि मेरा टेम्परामेंट कई बार ज़्यादा लूज़ होता है, उसका भी लूज़ होता है पर उसका कम होता है. तो वो आई थिंक मेच्योर है. बट समटाइम्स ऑब्वियसली देखिए ऐसे इंसिडेंट्स या ऐसा टाइम सबका आता है कि हर बंदा का टेम्परामेंट कई बार लूज होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज़ कूलर एंड आई एम समबडी हु इज़ अनरीजनेबल एट टाइम्स. वो मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं होना चाहिए. सबकी लाइफ में ऐसा होता है मैरिजेस में ज़्यादातर कि जैसे छोटी मोटी किसी बात पे अनबन हो गई, और इन द सेम पैरलर ही आपका कुछ कोई ऐसा शूट है जो बहुत मेजर शूट है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है शूट के लिए, फिर उस टाइम पे आप अपना माइंडसेट को कैसे बैलेंस करते हैं? अगर तो शूट इंपॉर्टेंट ना हो तो कई बार छोड़ देते हैं. हाँ, राइट. अगर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इंपॉर्टेंट है फिर बाहर चले जाते हैं, फिर अपने आप माइंड चेंज हो जाता है. ओके. बाहर चले गए, आप करने लग गए, फिर आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए, फिर माइंड चेंज हो जाता है. तो आप अपनी हेल्थ की अगर हम ऊपर आए तो आप अपनी हेल्थ को किस तरीके से इतना एनर्जेटिक रखते हैं कि आपको क्या यार मुझे लगता है कि मेरे में हेल्थ में बहुत कमियां हैं. मैं ओवरवेट हूँ, तो मैंने अपने आप को उस तरह से मेंटेन नहीं करा. आज हमारी कन्वर्सेशन के बाद आज आप ये कसम खा लेंगे कि आप हर रोज़ लेजर वैली या फॉर्चूनर पार्क में वॉक करेंगे? मैंने जिम ज्वाइन करा था और आई वाज वर्किंग आउट रेगुलरली. करा था पर इंजरी हो गई, मेरे को टेनिस एल्बो हो गया. ओके. तो मुझे वेट्स उठाने से मना कर दिया गया, क्योंकि उसके बाद मैंने उठाया तो वो इंजरी और वर्स होनी शुरू हो गई. हाँ, पर आई थिंक मुझे वॉक तो करनी चाहिए थोड़ा. आई थिंक टेनिस एल्बो भी ठीक है अब, क्योंकि ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो चुके हैं. मुझे लगता है 3-4-6 महीने में एग्जैक्टली पूरा ठीक हो जाएगा. पर फिर भी मुझे वेट्स अब ज़्यादा भी हैवी नहीं उठाऊंगा. मैंने हैवी पहले भी नहीं उठाए थे, पर वो जस्ट बिकॉज यू नीड एनर्जी इन द बोन्स, तो उसके लिए करना ज़रूरी होता है. आई थिंक ये मेरे में कमी है, बिकॉज मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ. मैं फूड खाने से रह नहीं सकता, उसके करके मैं मार खा जाता हूँ. एक्सरसाइज भी मैं रेगुलरली नहीं कर पा रहा, बीच में कभी करता हूँ कभी छोड़ देता हूँ. बट आई थिंक काम में मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ, सो आई एम ऑन द मूव. शायद इस करके मैं थोड़ा सा बचा हुआ हूँ, पर मुझे बहुत करना चाहिए. मेरी आई थिंक आई एम वेरी ओवरवेट, आई नीड टू रिड्यूस. तो सक्सेस की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? सक्सेस आई थिंक मेरे लिए वो है कि आप जो चाहते हो, जब चाहते हो, जिसके साथ चाहते हो वो कर सको. तो आई थिंक यू आर वेरी सक्सेसफुल. नो अमाउंट ऑफ मनी कैन बाय दैट सक्सेस. समटाइम्स आई थिंक doing what you want to do at the time you want to do with whatever you want to do, I think that is success. क्या आपको लगता है कि लुधियाना आने वाले टाइम में एक बिजनेस हब, डिजिटल हब बन सकता है? लुधियाना डिजिटल हब तो शायद ना बने, पर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है. लुधियाना, अगर मैं देख रहा था वर्ल्ड में जो पेजेस बने ना, ये जैसे लुधियाना पोस्ट हमारा पेज है, बहुत सारे पेजेस हैं. डिजिटली वन ऑफ द सिटीज है जिसके सबसे ज़्यादा लोकल पेजेस हैं वर्ल्ड में. नॉट इन इंडिया, नॉट इन एशिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो वन ऑफ द सिटीज विद द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लोकल पेजेस. और कहीं ना कहीं लगता है उसमें हमने भी एक पार्ट प्ले करा है. मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आपको देखने के बाद हमने एक पेज स्टार्ट कर दिया या सिटी के लिए स्टार्ट करें, क्योंकि लोगों को लगा कि यार अगर ये कर सकता है तो सब कर सकते हैं. वो मुझे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगता है. नहीं, वो ऐसे नहीं करते कि ये कर सकता है, वो ये ही कर सकता है. नहीं ऐसा जो नहीं. आपने लुधियाना के लिए एक चेन छोड़ा है ना, मुझे लगता है कि लुधियाना में आपको देखने के बाद कई छोटे छोटे चैनल्स खुले. हमने भी देखा, हमारे से पहले भी चैनल्स थे, मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा. चैनल्स थे हमारे से पहले, पर वो एक प्रोफेशनल फॉर्मेट चल रहा था. हमारे में देखेंगे आप, बड़ा कैजुअली भी हमने कर दिया, क्योंकि हमें यह था कि हम कुछ भी दिखा दे यार, हमें परफेक्ट नहीं होना. मतलब हमें कभी भी अपने परफेक्शन को चेज नहीं किया. हमने कहा कि हमें वी हैव टू शो द रियलिटी ऑल्सो. तो वो चीज़ हमने करी. उससे बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए कि जब ऐसा कंटेंट चल सकता है, तो लुधियाना के काफ़ी लोगों ने करा. आपने बोला डिजिटल हब शायद ना बने, पर मुझे लगता है लुधियाना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब है और बहुत बड़ा बन सकता है विद द एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट आ गया. और लुधियाना ऑलरेडी नॉर्थ में सबसे बड़ा सिटी है दिल्ली के बाद. अगर नॉर्थ ऑफ दिल्ली बात करें तो आई थिंक एयरपोर्ट कैन गिव अ वेरी बिग फिलिप टू लुधियाना. लुधियाना एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन लुधियाना में और हो सकता है. चलिए, अभी हम थोड़ा सा आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे, जिसमें मैं आपसे पूछूंगी 2 आंसर, क्वेश्चन पूछूंगी और आप मुझे देंगे 1 आंसर. रैपिड फायर में स्टार्ट करते हैं. टी और कॉफ़ी? कॉफ़ी. वेरी गुड. वन हैबिट यू वांट टू चेंज? ईटिंग टू मच. लुधियाना इन 1 वर्ड?
ऑसम, ओके, फैमिली टाइम या वर्क टाइम? बोथ। वन ड्रीम जो अभी आपका बाकी है? बहुत ड्रीम्स बाकी। एक ही चाहिए हमें। लुधियाना को ग्रो करना है और अपने आप को और फेमस पूरे इंडिया लेवल पे देखना है। मनीष जी, आज हमने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करे जिनके आंसर आपने में बड़े अमेजिंगली और बड़े हार्टफुल तरीके से दिए हैं, तो उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो हम यही ग्रेस करते हैं कि भगवान आपको और ज़्यादा अच्छे अच्छे क्लाइंट्स दे और अच्छे अच्छे लोगों के आप इंटरव्यूज़ लें और हमें मौका दें कि हम आप जैसे और लोगों की इंटरव्यू ले पाएँ। अरे थैंक यू सो मच। आई डोंट नो, आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी और इस तारीफ़ के शायद आई डोंट नो काबिल हैं भी कि नहीं, पर आपने समय निकाला, इतना सोचा और मुझे मौका दिया अपनी क्या कहते हैं बात कहने का और मेरा बारे में इतना इंटरेस्ट दिखाया आपने। पता नहीं लोग इंटरेस्टेड होंगे इतने कि नहीं, पर आपने इतना इंटरेस्ट दिखाया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। लोग भी पक्का इंटरेस्टेड रहेंगे आपके, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो किसी को भी इंस्पायर कर देती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कोई एक ऐसी चीज़ आती है, किसी ने आपसे सपोज़ कोई आपको बहुत ज़्यादा मानता है और अगर वो आपकी ये वीडियो देखेगा कि इन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी, उनको लगेगा कि ये तो हमारे जैसी ही लाइफस्टाइल है, हम भी ये कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो अगर कभी आपको मिलेगा, एक लेवल पे पहुंच जाए और वो आपको आके बोले कि सर मैंने आपको देख के काम स्टार्ट करा था, तो मुझे लगता है वो आपके लिए लेजेंड से दिन कम नहीं होगा। एब्सोल्युटली। दैट्स व्हाई मैंने अपने इस पॉडकास्ट का नाम लुधियाना लेजेंड्स के नाम पे रखा है। आपको बहुत बहुत मुबारकें हों इसके लिए, लुधियाना लेजेंड्स के लिए। और मुझे उम्मीद है और आई एम वेरी श्योर आप बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट्स हमसे मिलवाते रहेंगे लुधियाना वालों को। डेफिनेटली। एंड लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच अगेन फॉर सच अ लवली टाइम। सेम हियर। थैंक यू।